हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग यूजीसी नेट में पेपर 2 देखने वाले हैं एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, एजुकेशन सब्जेक्ट का आज ये पहला जो है डिस्कशन और इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो आज जो है जो भी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में उसे क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो आज ही हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, तो आज जो ये सेशन होने वाला है एजुकेशन, जिसका कि कोड जो है 09 है, और एजुकेशन सब्जेक्ट जो भी बच्चे पीजी किए हैं तो उनके लिए आज जो है इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसी तरह आपको और भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स का हमारे ऐप पर जो है सारा डिटेल्स और लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस मिल पाएगा। साथ ही आप हमारे पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हमारे यहाँ से, हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट की क्लास जो है अगर ऑफलाइन आप लोग करना चाहते हैं तो 3 अक्टूबर से हमारा ऑफलाइन बैच जो है शाम के 4 बजे प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसलिए सभी इच्छुक छात्र छात्राएं अवश्य हमारे पूर्णिया ब्रांच में ज्वाइन करें। ठीक है, साथ ही हम बताएंगे कि जो ऑफलाइन बच्चे हैं तो वो तो पूर्णिया ब्रांच में आके कर सकते हैं, और ऑनलाइन वाले हमारे ऐप में पैकेज खरीद करके आप सभी जो है हर सब्जेक्ट का यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज ही डाउनलोड कीजिए हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट ऐप को। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग एकदम रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा, तभी आपकी यूजीसी नेट जो है क्रैक हो पाएगी। तो इस तरह से हम आपको डेली जो है पेपर 1 और पेपर 2 के कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। ठीक है, पेपर 1 तो सभी के लिए जनरल बच्चे रहते हैं, लेकिन पेपर 2 के जो पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और जो बच्चों ने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से किया है तो आज उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि श्री अरविंद देशवासियों में कौन सी भारतीय प्रतिभा की विशेषताओं का विकास चाहते थे। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं आपको। श्री अरविंद देशवासियों में कौन सी भारतीय प्रतिभा की विशेषताओं का विकास चाहते थे? पहला है बुद्धिमत्ता, दूसरा है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, फिर है सी आत्मज्ञान यानी कि स्पिरिचुअलिटी, और डी है उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, श्री अरविंदो, ये हम शिक्षा के दार्शनिक आधार से डिस्कस कर रहे हैं। तो अरविंदो जो है वो शिक्षा के दार्शनिक आधार से जुड़े हुए जो है मानव हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि देशवासियों में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए और आत्मज्ञान का भी गुण होना चाहिए। तो ये तीनों बातें इन्होंने कहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, चलिए, तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी रिच्ड इन अ मैन। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो देखिए, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है। तो ऐसा किस महापुरुष ने कहा है, ये आपको बताना है। तो ये प्रकाश की बात जो कहा है, ठीक है, पूर्ण प्रकाश की बात किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इनका अगर आपको फिलोसफिकल जो है फंडामेंटल, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए
तो ये सारे हमारे ऐप पे मौजूद है और साथ ही इसका जो है लेक्चर सेशन का भी जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो वो 5000 आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा ताकि आप आपकी तैयारी अच्छी से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। कह रहा है कि श्री अरविंद मस्तिष्क, एक मिनट रुक जाइएगा। चलिए ठीक, तो कह रहा है कि श्री अरविंद मस्तिष्क को निम्नांकित समझकर उसको विकास पर बल देते थे। चलिए, तो ऑप्शन पहला है आपका, पहला ऑप्शन कह रहा है कि मनुष्य की छठी ज्ञानेंद्रिय मनुष्य के चिंतन का स्रोत, सी है मनुष्य के विकास का आधार और डी है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए श्री अरविंद मस्तिष्क को क्या समझकर उसके विकास पर बल देते थे? वो समझते थे मनुष्य के विकास का आधार, ठीक है, वो क्या है? मस्तिष्क है। जब तक मस्तिष्क स्वच्छ नहीं रहेगा, मस्तिष्क जो है चिंतनशील नहीं रहेगा, तब तक मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्री अरविंद चित्त शुद्धि निम्नांकित के द्वारा चाहते थे। श्री अरविंद जो है चित्त की शुद्धि, हृदय की शुद्धि किससे चाहते थे? तो किससे चाहते थे? महापुरुषों के सत्संग से, तो फिर समाधि से, योगाभ्यास से या अनुशासन से। तो देखिए श्री अरविंद जो है चित्त की शुद्धि योगाभ्यास से चाहते थे। किससे चाहते थे? योगाभ्यास से चाहते थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है श्री अरविंद के दर्शन का लक्ष्य निम्नांकित था। ठीक है, श्री अरविंद के लक्ष्य का दर्शन का लक्ष्य क्या निम्न में से था? अति मानव का विकास करना? नहीं। उदांत सत्य का ज्ञान करना, उदांत सत्य का ज्ञान करना। फिर है देवी शक्ति का प्रादुर्भाव? नहीं। चिंतन में बदलाव की बात ये भी नहीं कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि उदांत सत्य का ज्ञान यानी कि रियलाइजेशन ऑफ द सबलाइन ट्रूथ को प्राप्त करने का साधन श्री अरविंद के अनुसार क्या था? उदांत सत्य का ज्ञान जो है पाने का जो है सबसे जो है साधन क्या था अरविंद के अनुसार? ये आपका क्या है? प्रश्न है। ठीक है, योगाभ्यास। तो चलिए योगाभ्यास के बारे में तो श्री अरविंद जोर देते थे, लेकिन योगाभ्यास के द्वारा जो है किसका? तो अपने समग्र दृष्टिकोण को, अपने समस्त जीवन के दृष्टिकोण को क्या करना? अवलोकन करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। गहन चिंतन नहीं, कठोर अनुशासन भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए कह रहा है कि वर्ष 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी काव्य कृति पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, कौन सा जो है? तो देखिए याद होगा आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जो 1913 में जिस काव्य कृति की रचना किए थे उनका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था का प्रथम नाम क्या था? ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है जो शिक्षा संस्था था उनका नाम था क्या? शांति निकेतन, जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में महिला को शिक्षा कहाँ दी जाती थी। ठीक है, चलिए, विहारों में दी जाती थी? नहीं, महिलाओं के साथ महिला को शिक्षा देने पर क्या था, वहाँ पाबंदी लगा हुआ था। ठीक है, उसकी वो पुरुषों के साथ जो है शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे। वो गौतम बुद्ध मानते थे कि महिला जो है वो क्या है, एक मार्ग भटकाव का एक क्या है, साधन है। इसलिए उसे पुरुषों के बीच जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसकी अलग शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, सिर्फ लड़कियां, सिर्फ महिलाएं ही उसमें शिक्षित होती थी। ठीक है, चलिए, वो भी गुरु माँ के द्वारा। चलिए, तो पृथक संघों में, चलिए होना चाहिए घरों में, नहीं स्तूपों में नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, अलग संघों में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों का विकास करता है, जिससे कि वह सत्य की खोज में लगा रहे। ठीक है, तो ये क्या है, रचनात्मकता है कि आध्यात्मिक बातें हैं, कि रचनात्मक बातें हैं, कि अनुदेशन वाली बातें हैं। तो देखिए, फिर से हम क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं कि आदर्शवाद के अनुसार, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों का विकास करता है। बिल्कुल सही। तो जिससे वह सत्य की खोज में क्या रहता है, लगा रहे। तो सत्य की खोज में लगा रहे, तो ये क्या होना चाहिए, ये उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों का विकास करता है। ये एक क्या है, क्रिएटिविटी है, अलग अलग शक्तियों का वो क्या करता है, अनुसंधान करता है, खोज करता है। ये क्या है, क्रिएटिविटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार के पश्चात भिक्षु को किस प्रकार रहना पड़ता था। ठीक है, चलिए, पहला है शिक्षक के रूप में नहीं, सन्यासी के रूप में भी नहीं, गृहस्थ आश्रम में नहीं, आजन्म ब्रह्मचारी बनकर, आजन्म ब्रह्मचारी बन के रहना पड़ता था। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में मुस्लिम काल में किस प्रथा के कारण महिलाओं की शिक्षा नहीं हो पाती थी। बताइए कौन सा ऐसा प्रथा था जिसके कारण मुस्लिम काल में जो है महिलाओं की शिक्षा नहीं हो पाती थी। ठीक है, पहला है बाल विवाह, चलिए सही है ये। फिर है पर्दा प्रथा भी थी, ये दोनों चीजें बचपन में ही शादी मुस्लिम कालीन शासन में कर दिया जाता था, और बुर्का वगैरह जो कि आज भी परंपरा चल ही रही है। ठीक है, ये दोनों था, सती प्रथा का से मुस्लिम समुदाय का कोई भी संबंध तभी नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को दंड विधान इस प्रकार का था। तो बताइए कैसा दंड दिया जाता था। लचीला नहीं, बहुत कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, मुस्लिम कालीन शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे। स्वामी विवेकानंद शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे। तो वो मानते थे कि शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी के लिए एक पथ प्रदर्शक है, एक मित्र की भांति है, और एक दार्शनिक के रूप में है। ठीक है, जो कि उसे आगे चलकर क्या करते हैं, पीछे से उसे क्या करते हैं, दिशाओं का मार्गदर्शन कराते हैं। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उपरोक्त में सभी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जन शिक्षा हेतु स्वामी विवेकानंद ने कौन सी संस्था की स्थापना
की? बताइए। जन शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से संस्था की स्थापना है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण समाज की, रामकृष्ण समाज नामक संस्था की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद शिक्षा की इस पद्धति के समर्थक थे। किस पद्धति के समर्थक थे ये बताना है। परंपरागत प्रणाली का, परंपरागत प्रणाली वो ऐसा प्रणाली होता है जो कि मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, तो नहीं। पाश्चात्य पद्धति का भी नहीं, गुरुकुल प्रणाली के बिल्कुल समर्थक थे स्वामी जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद की निम्नलिखित शैक्षणिक धारणा व्यवहारिक नहीं है। तो बताइए कौन सा ऐसा शैक्षणिक धारणा जो कि व्यवहारिक नहीं है? क्या ये परंपरागत शिक्षण विधियों का समर्थन थे? नहीं। अभी जस्ट हम लोग देखे शिक्षार्थी से ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा ज़्यादा मतलब कि सोचते थे, नहीं। फिर है गुरुकुल प्रणाली को अपनाते थे, व्यवहारिक नहीं है भाई, नेगेटिव है, तो गुरुकुल प्रणाली तो रखते थे। ठीक है, फिर है उपरोक्त में से सभी, तो सभी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, ये नेगेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पवज्जा संस्कार के बाद शिक्षार्थी किस में प्रवेश कर लेता था? ठीक है, पवज्जा संस्कार के बाद शिक्षार्थी मठ या संघ में प्रवेश करता था, मठ या संघ में प्रवेश करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, कह रहा अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनी इस बेटी को लंका भेजा था। यानी कि अशोक, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी बेटी का नाम क्या है वो आपको बताना है, जिसको कि भेजा था प्रचार प्रसार के लिए। कहाँ? तो जापान भेजा था। ठीक है, तो बताइए कि क्या नाम था बेटी का? तो नाम था संघमित्रा। क्या नाम था? संघमित्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। रस्क के अनुसार आदर्शों एवं मूल्यों के स्वरूप हैं। रस्क एक दार्शनिक का नाम है। ठीक है, तो रस्क के अनुसार आदर्शों एवं मूल्यों के स्वरूप रस्क के अनुसार क्या था? तो मानसिक था कि भावात्मक था कि सांस्कृतिक था? तो क्या था? ये तीनों था। क्या था? तीनों था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। उपसंपदा संस्कार पंजा संस्कार के कितने वर्ष बाद अर्थात किस आयु में होता था? ठीक है, तो देखिए ये जो संस्कार है उपसंपदा संस्कार, जिसमें कि खास करके पंजा संस्कार जो है वो 12 वर्ष के बाद होता था। 12 वर्ष के बाद 20 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उपसंपदा संस्कार के बाद बौद्ध धर्म शिक्षा प्रणाली में बालक व बालिकाएं क्रमशः क्या कहलाते थे? ठीक है, चलिए तो ब्रह्मचारिणी कहलाते थे? नहीं। तो देखिए जब उपसंपदा संस्कार के बाद जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अगर बालक और बालिका को अगर वो संस्कार मिल गया तो वो भिक्षु और भिक्षुनी कहलाते थे। ठीक है, चलिए राइट आंसर बी हो गया। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबज्जा लेने के बाद बालक क्या कहलाता था? तो अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए। देखिए, ये पबज्जा लेने के बाद जो है, जो बच्चे क्या कहलाते थे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, तो वो कहलाते थे श्रमण। क्या कहलाते थे? श्रमण। बालक है तो श्रमण और बालिका है तो श्रमणी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा विधि में हर्बर्ट ने विधि को अपनाया है। बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी विधि को अपनाया है हर्बर्ट महोदय ने? तो शिक्षा विधि में हर्बर्ट महोदय ने अनुदेशन विधि को अपनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि कैसी थी? सम्मेलन होता था? हाँ, होता था। देशाटन यानी घूम घूम करके भिक्षाटन होता था, देशाटन होता था। ठीक है, ये सही है। प्रश्नोत्तर होता था। सत्य क्या है? ठीक है, सत्य के मार्ग क्या है? मृत्यु क्या है? बहुत सारे प्रश्न जो है राह चलते हुए, भ्रमण करते हुए ये स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे? पूछते थे। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, प्रयोजनवाद या अर्थ क्रियावाद, जिसको कि प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, निम्नांकित शिक्षण विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, वो क्या है? ठीक है, तो प्रयोजनवाद या अर्थ क्रियावाद की बात हो रही है। तो इसको जब भी प्रयोजन करेंगे तो ये आगमन पे तो होता ही है, क्योंकि क्या करना है और किस नियम पर आधारित। तो उदाहरण से नियम पे तो चलेंगे, स्वयं स्फूर्त रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, जिससे जो पूर्व किए गए ज्ञानों से जो हमें अनुभव होगा, उस अनुभव द्वारा अधिगम पर क्या करेंगे? हम आधारित करेंगे शिक्षण विधि को, तभी ये सर्वोत्तम रूप से माना जाएगा। ठीक है, खेल विधि ये क्या है? वर्तमान में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, प्रकृतिवादी ईश्वर में विश्वास नहीं करते, अतः वे निम्नांकित मूल्य की शिक्षा को स्थान नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। ठीक है, जिससे कि शारीरिक गतिविधियां क्या रहती है? अच्छी रहती है, तो शारीरिक शिक्षा भी होगा और एक सच्चे चरित्र का क्या होता है? निर्माण होता है। तो किसको स्थान नहीं देते थे? तो नैतिक मूल्य को स्थान नहीं देते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, स्वयं स्फूर्त आत्मक्रिया द्वारा शिक्षा यानी कि एजुकेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी, यह शिक्षण विधि किस दर्शन के अनुकूल है? ठीक है, तो ये जो दर्शन है वो क्या है? अस्तित्ववाद या आदर्शवाद या प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद। देखिए, तो यहाँ है स्वयं स्फूर्त आत्मक्रिया द्वारा, यानी कि एजुकेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी। जब सेल्फ एक्टिविटी की बात होती है तो बच्चे को प्रकृति पर क्या कर देना है? छोड़ देना है, प्रकृतिवाद पर आधारित होगी। राइट आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है श्री अरविंद, फिर सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है महात्मा गांधी। ठीक है, तो पूर्णत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य किनका था? स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यानी अराइज अबव एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। स्वामी विवेकानंद जी का ये जो कथन है
वो नवयुवकों को उपरोक्त आह्वान क्यों किया था, यानी कि ये जो उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तो ये नवयुवाओं के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोग से। उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने के लिए, क्या इसीलिए नहीं, ऐसी मंशा नहीं थी कहने की। उनमें आत्मविश्वास तथा त्याग की भावना विकसित करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। उनमें देश को स्वतंत्र कराने के लिए, नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षार्थी के निम्नांकित पक्ष के विकास हेतु पाठ्यक्रम में विषय प्रस्तावित किए। बताइए, नैतिक पक्ष में, लौकिक पक्ष में, आध्यात्मिक पक्ष में, या फिर लौकिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष में, ये आपको बताना है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने एक लौकिक पक्ष और अध्यात्म के वे पुजारी थे ही, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। नैतिक पक्ष को पाठ्यक्रम के विषय में प्रस्तावित नहीं किए हैं, क्योंकि ये भी जो है आध्यात्मिकता और लौकिकता के पक्ष पर क्या करते थे, पाठ्यक्रम को आधारित करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। कह रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है, क्या, नैतिक विकास, नहीं, भौतिक विकास, नहीं, विभिन्नता में एकता की खोज, बिल्कुल सही है, ठीक है, और डी है उपरोक्त में से सभी, ये नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम यह भाषा बनाया, कौन सा भाषा बनाया शिक्षा का माध्यम, विदेशी भाषा अंग्रेजी, नहीं, मातृभाषा बनाया। कौन सा भाषा बनाया, मातृभाषा बनाया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रमीय विषयों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज पर भी भाग लेने पर बल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। यह कथन किस भारतीय शिक्षाविद का है, तो ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट, आज आप सभी का जो ये दार्शनिक शिक्षा का आधार जो था, ये इससे संबंधित आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो ये सेशन अभी चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट इनसे बहुत अधिक जो है पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपको डेली जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। तो ठीक है, तो आज का जो है आपको सेशन कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।